हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो यह वीडियो आपके लिए होगा वह प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा के तैयारी के संदर्भ में होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे द्वारा लगातार डीएलएड 75 अंक के तैयारी के लिए जो प्रधान शिक्षक के लिए जो प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं और जो डीएलएड के यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, उसमें से हम लोगों ने यूनिट 6 तक के सभी पार्टों को और यूनिट 7 के भी एक पार्ट को देख लिया है हमने। आज उपस्थित हूँ यूनिट 7 के पार्ट 2 को लेकर के और उसके क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस सेट को। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होगा जो शॉर्ट व्याख्या के साथ होगा, यानी जो समुचित व्याख्या उस टॉपिक की, उस यूनिट की और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन सब को क्लियर करने के उद्देश्य से व्याख्या सहित जो वीडियो होगा वह 23 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भी 22 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोगों ने 6 यूनिट के सभी जो है टॉपिकों को और 7वें यूनिट के भी एक पार्ट को देख लिया है। और आज हम लोग जो 7वें पार्ट यूनिट के पार्ट 2 को देखेंगे वह जो है होगा वह जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में 1 नंबर टॉपिक को देख लिए थे और 2-3 टॉपिक को इसमें हम लोग शामिल करेंगे और देखेंगे, और जो 3-4 टॉपिक और बच जाएंगे। टोटल जो यूनिट 7 में 8 टॉपिक को पढ़ने हैं, उनमें से जो 3-4 टॉपिक और बचेंगे वह आगे 2-3 और पार्ट में आ जाएंगे और 7वां यूनिट आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इसके पिछले जो 22 प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं उन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा होगा जो यूनिट वाइज हैं, तो उन सभी को जा करके देख लेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आपको बेनिफिशियल साबित होंगे प्रधान शिक्षक की परीक्षा में। और अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए या प्रधान शिक्षक के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सबकी सूचना आपको मिलती रहे। तो आज जो हम लोग 23 नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो 7वें यूनिट से है, और 7वें यूनिट का जो यह महत्वपूर्ण टॉपिक है आज में, वह आज में होगा कि कक्षाओं में विविधता में जो असमानता है, समावेशी शिक्षा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ है, या फिर आपको बिहार में समावेशी शिक्षा की स्थिति के बारे में है। इन सब टॉपिकों को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और अगले पार्ट में इन यूनिट को 7वें यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कक्षा में असमानता किन कारणों से संदर्भित होती है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यह जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यह कक्षाओं में विविधता, असमानता और समावेशी शिक्षा के जो विभिन्न टॉपिक हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला ही प्रश्न है असमानता से संबंधित। तो कक्षा जो होती है उसमें किन कारणों से असमानता उत्पन्न होती है? क्षेत्रीय असमानता से, लैंगिक असमानता से या सामाजिक अस्थिकरण से? तो देखिए, क्षेत्रीय असमानता भी यदि पाई जाती है तो वो भी असमानता का जो है कारण बनती है। लैंगिक असमानता भी होती है, यानी छात्र छात्राओं में जो भेद होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण से भी होता है, अमीर गरीब का जो भेद होता है। इन सब से असमानता के कारण जो है संदर्भित होते हैं, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि कक्षा की विविधता के संदर्भ में शिक्षक को बेहद सजग रहना चाहिए। यानी कक्षा में जो विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, विभिन्न स्तर के बच्चे पढ़ते हैं, सामाजिक स्तर अलग होता है, आर्थिक स्तर अलग होता है, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे जो कक्षा में पढ़ते हैं उनको लेकर के शिक्षक को बेहद सजग रहना है। किस कारण से? कि ऐसे छात्र जो उत्कृष्टता दर्शाते हैं कुछ क्षेत्रों में लेकिन कुछ में बिल्कुल नहीं, या छात्रों की खेलकूद की प्रतियोगिता पर या कक्षा में छात्रों को संगीत सुनाने के लिए, तो आपको सजग जो रहना है वह ऐसे छात्र जो उत्कृष्टता दर्शाते हैं और कुछ क्षेत्रों में तो उनकी उत्कृष्टता दिखती है लेकिन कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं दिखती है, इसको लेकर के आपको हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कक्षा में विविधता का अर्थ क्या होता है। कि अलग अलग जन के लोग अलग अलग जगह से आए हैं, ये भी सही लग रहा है कि अलग अलग जो जन के लोग हैं अलग अलग जगह से आते हैं पढ़ने बच्चे।
विविधता की अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होता है। विविधता का मतलब ही है कि विभिन्न प्रकार के परिवेश से, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे आते हैं उन सबको स्वीकृत करना है, आपको सबको पढ़ाना है और सबको एक दूसरे का सम्मान इसमें सन्निहित होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है कि विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देनी चाहिए, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, इसलिए चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। बीपीएससी का जब आप परीक्षा देंगे, प्रधान शिक्षक का जो बीपीएससी के द्वारा लिया जाना है, और परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है और परीक्षा जो है आपको 29 जून को होनी है, तो उसमें जो प्रश्न आएंगे उसके जो उत्तर के विकल्प रहेंगे वह 5 विकल्प होंगे, जिसमें से 3 विकल्प ऐसे ही सामान्य विकल्प होंगे जैसे, और चौथा जो विकल्प होगा वह उपरोक्त में 1 से अधिक होगा और पांचवा जो विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये दोनों चौथे और पांचवें ऑप्शन जो होते हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही घातक होते हैं और पढ़े हुए प्रश्न भी गलती करने की संभावना इन दोनों ऑप्शन से बढ़ जाती है। ऐसे में 5 ऑप्शन के साथ आपको कैसे फेस करने होंगे इसका अनुभव लेने के लिए मेरे द्वारा जो डीएलएड के तैयारी के लिए ही एक और सीरीज चल रहा है, जिसको 2020 सीरीज मैंने नाम दिया है, और उसमें बीपीएससी के तर्ज पर मैंने हूबहू 5 ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस सेट लाया है। उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्रधान शिक्षक सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो 5 ऑप्शन के साथ आपको प्रश्नों को फेस करने का अनुभव हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाठचर्या की महत्वपूर्ण भूमिका का चयन करना है कि पाठचर्या की भूमिका क्या है। तो जो विद्यालयों में पाठचर्या होती है यह सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए या सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो इसका है यह सी है। ए एवं बी दोनों ही सही है, यानी जो पाठचर्या होनी चाहिए वह सर्वसाधारण के लिए होनी चाहिए और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी पाठचर्या में समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है आज के 23 नंबर प्रैक्टिस सेट का कि सरकारी एवं गैर सरकारी पहल द्वारा मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वे उद्देश्य हैं: संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमें देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, शैक्षिक संस्थाओं में जाति, धर्म, अन्य किसी भेदभावपूर्ण आधार के बिना सभी को नामांकन उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये जो है संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर हमें देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा जो देश का संविधान तय करता है उसके अनुसार देनी चाहिए, ये भी सही है। और जो भी नामांकन होता है उसमें किसी जाति, धर्म या किसी भेदभाव के बिना ही नामांकन लिया जाता है, ये भी सही है। और सभी को शिक्षा पाने के लिए अवसर प्रदान करना एवं उनके लिए विशाल शैक्षिक संस्थाएं खोली गई हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही हैं, चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना है। 6 नंबर प्रश्न है कि समानता की सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निम्न में क्या महत्वपूर्ण है। यानी विद्यालय में कक्ष में जो समानता सुनिश्चित करनी है, यानी लैंगिक समानता हो, क्षेत्रीय समानता हो या सामाजिक समानता हो, सभी प्रकार से समानता स्थापित हो विद्यालयों में, इसके लिए जो आवश्यकता की पूर्ति होगी उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होंगे, शिक्षक, विद्यालय या पाठचर्या। तो शिक्षकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है समानता सुनिश्चितता के लिए, विद्यालय की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और पाठचर्या का भी निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि विद्यालयों में समानता बनी रहे। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी ही सही हैं जो समानता की सुनिश्चितता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 7वें इकाई के पार्ट 2 का 7वां प्रश्न है कि एक चुनी हुई सरकार कौन सी होती है जो व्यक्ति विशेष के अनुसार चलती है। तो चुनी हुई सरकार जो है व्यक्ति विशेष के अनुसार बिल्कुल ही नहीं चलेगी। व्यक्ति विशेष के अनुसार राजतंत्र होता है, चुनी हुई सरकार होती नहीं है। समाज द्वारा स्वीकार नियमों के अनुसार चलती है, ये बिल्कुल सही है। विशेष समूहों द्वारा चलाई जाती है, ये नहीं होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा कि समाज द्वारा जो स्वीकार नियम है उनके अनुसार चुनी हुई सरकार को चलनी चाहिए। 8वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि कक्ष में समानता के प्रोत्साहन में शिक्षकों तथा विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि कक्ष में समानता स्थापित हो, इस अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक और विद्यालय की भूमिका क्या है। तो शिक्षकों को कक्ष सहित विद्यालय में मित्रवत वातावरण का जो है
निर्माण करना चाहिए उसको कायम रखने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। मित्रवत व्यवहार रखेंगे तभी समानता होगी, जब आप ही भेद करेंगे तो असमानता उत्पन्न होगी ही। एक शिक्षक के रूप में समावेशी शिक्षण के महत्व को समझना चाहिए। सबसे पहले एक शिक्षक को यह समझना होगा कि समावेशी शिक्षा की जो कल्पना की गई है, जो उसकी अवधारणा विकसित की गई है, उसका क्या महत्व है। जब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक इसको आप पूर्ण रूप से लागू कर नहीं पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को समान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी ही सही हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि पाठचर्या के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। अधिकार तथा उत्तरदायित्व, समावेशी पाठचर्या, समावेशी अधिगम या उपरोक्त में सभी। तो पाठचर्या के जो अलग अलग रूप हैं उसके अंतर्गत अधिकार एवं उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, समावेशी पाठचर्या भी होनी चाहिए और समावेशी अधिगम का भी उसमें समावेश होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी ही सही हैं। 23 नंबर प्रैक्टिस सेट का 10वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा अधिगम में समानता के लिए बाधक क्या है। यानी जो एजुकेशनल लर्निंग है, जो हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो समानता हमको स्थापित करनी है विद्यालयों में, उसके लिए बाधक क्या होता है, किसके कारण समानता स्थापित नहीं हो पाती है। तो पहला ऑप्शन है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों को कक्षा में अवसरों की समान पहुंच। तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि जब अवसरों की समान पहुंच होगी तो यह समानता में बाधक नहीं होगा, यह इसके लिए अच्छा ही हो जाएगा। कक्षा कक्ष शिक्षण बहुसंस्कृति तथा विविधता के प्रसंग को प्रस्तुत करता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बाधक नहीं है, यह इसके लिए प्रेरक ही है। शिक्षण तथा अधिगम में किसी तत्व को उपेक्षित करना, यह जो है बाधक होगा, क्योंकि किसी भी तत्व को यदि उपेक्षित हम करेंगे तो समानता की जो कल्पना की गई है, जो उसकी अवधारणा है, उसके मूल्यों तक और उसके उद्देश्यों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा कि समानता के लिए बाधक होता है किसी तत्व की उपेक्षा करना। 11 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। समावेशी शिक्षा है क्या। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि वैसी शिक्षा व्यवस्था जिसके अंतर्गत समान बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, सभी प्रकार के बालकों को एक समान एक साथ जो शिक्षा दी जाती है, उसी को हम समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं और उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। पिछले अध्यायों में भी, पिछले यूनिटों में भी इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट कर इन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और अगला है कि वर्तमान में समावेशी शिक्षा की परिकल्पना समस्त छात्रों के लिए व्यवहार में लाई गई है, ये भी सही है। ए एवं बी दोनों सही हैं। तो तीसरा जो सी ऑप्शन है, ए एवं बी दोनों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा निम्न में से किन रूपों में परिलक्षित होती है। यानी समावेशी शिक्षा किसको कहेंगे आप कि यह समावेशी शिक्षा है, कि इसमें यदि दिव्यांग या विशिष्ट बालक को सामान्य बालक के साथ समान विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार प्राप्त होता है, यह समावेशी शिक्षा है। बिल्कुल इसी को कहते हैं। और समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करता है, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा, देखिए, समावेशी शिक्षा को दो रूपों में आपको समझना होगा। एक तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बालकों, समान, विशिष्ट, सबको एक साथ शिक्षा देनी है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि प्रत्येक बच्चों को उनके व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना है, उनके व्यक्तिगत रुचियों का, व्यक्तिगत मानसिक क्षमताओं का, सभी का अलग अलग ध्यान रखकर आपको शिक्षा देना है। तो ये भी सही है। अगला है कि समावेशी शिक्षा बच्चों को उनकी शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्कूल गतिविधियों में माता पिता को भी शामिल करने का वकालत करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं, इसलिए चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा उपरोक्त में सभी। 13 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्रों को पहचानिए, कि समावेशी शिक्षा में कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे, ये तो शामिल किए ही जाते हैं। घुमंतु श्रमिकों के बच्चे, अमीर घराने के बच्चे। तो देखिए, घुमंतु बच्चों को शामिल करेंगे, गंभीर बीमारी, लेकिन अमीर घराने के बच्चों को अलग से कोई समावेशी शिक्षा में शामिल करने का जिक्र नहीं है। सभी के लिए है, लेकिन अमीर के लिए कोई अलग इसमें व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए ए एवं बी दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। ए एवं बी दोनों
सही हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के महत्व को पहचानिए, कि समावेशी शिक्षा के महत्व क्या हैं, कि वे दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करना सीखते हैं। ये भी सही है, समावेशी शिक्षा में एक दूसरे के शक्ति, कमजोरी, क्षमता सभी का सम्मान करना सीखा जाता है, सिखाया जाता है। मानव संसाधन का सही निर्माण होता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक दूसरे के सपोर्ट की भावना के साथ सही मानव संसाधन का निर्माण होता है और समावेशित विद्यालयों में छात्र समूह के रूप में सद्भावनापूर्ण वातावरण में एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसमें आपको चौथे ऑप्शन उपरोक्त में सभी के साथ जाना होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालक कैसे होते हैं। पिछले अध्यायों में और 2020 सीरीज मेरे द्वारा जो लाए गए हैं उसके सभी वीडियो सीरीज में मेरे द्वारा जो यह बीमारियां होती है बच्चों की, उससे संबंधित प्रश्नों को मैंने शामिल किया है कि क्या समस्या होता है तो कौन सी बीमारी कहते हैं या किस बीमारी में क्या समस्या उत्पन्न होती है। बहुत ही यह महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है कि काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालक होते हैं, उनको जो ग्रसित बालक इससे होंगे पेन या पेंसिल ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मांसपेशियों का जो सामंजस्य है, समन्वय करना है, वह सही से वे कर नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो जो विशेष शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी वह 1978 ईस्वी में हुई थी, और इस 1978 ईस्वी में शुरू की गई स्पेशल एजुकेशन मैनेजमेंट यानी विशेष शिक्षा व्यवस्था को 1978 से लेकर के और 2004 1978 से 2004 तक के रूप में इसको देखा जा सकता है कि विशेष इस पर ध्यान दिया गया। और यह जो है किस संस्था के द्वारा इसको लागू कराया गया, तो जो एक संस्था है जिसका नाम है SSNI, संस्था का नाम है SSNI। इसका पूरा नाम यदि हम जानना चाहें तो पूरा नाम होता है स्पैस्टिक्स सोसाइटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो विकलांगता के क्षेत्र में, इसके विकास के क्षेत्र में, विकलांग बालकों के विकास के क्षेत्र में अपना लगभग 35 वर्षों से अपना लगभग योगदान देते आ रहा है। और इसी को जो है, इसी के द्वारा जो है विशेष शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया गया था, जो 1978 ईस्वी में लागू हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है कि एकीकृत शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही है, कि जो एकीकृत शिक्षा व्यवस्था है इसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था की विकास की अवधि को वर्ष 1995 से 2005 के मध्य देखा जा सकता है। यह सही है कि एकीकृत शिक्षा व्यवस्था की अवधि जो है 1995 से 2005 के 4 के मध्य देखा जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण, स्वास्थ्य, आधारभूत आवश्यकताओं की पहचान के लिए समाहित कर गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये भी सही है। तो ए एवं बी दोनों सही हैं, राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न सुमेलित करना है। सूची 1 में जो दिए गए हैं उसको सूची 2 से मिलाना है, कि जो नीतियां दी गई है, एक्शन अधिनियम दिए गए हैं 21 सन ईस्वी में पारित किए गए हैं। तो सबसे पहले ए में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 के साथ आप मिलान कर देंगे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में लागू किया गया था। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो है 1995 में लागू किया गया था। और समावेशी शिक्षा का दर्शन 1970 से 80 के मध्य देखा जा सकता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 19 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की विभिन्न चुनौतियां क्या हैं। तो समावेशी शिक्षा आप जान चुके हैं कि क्या होता है, और उसको लागू करने में, धरातल पर उतारने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कक्षा में ध्यान न देना, असफलता से डरना, आत्मविश्वास में कमी होना। जब ये तीनों ही समस्या आपको झेलने को मिलेंगे तो यह समावेशी कक्षा की शिक्षा की चुनौतियां होंगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी ही दिए गए ऑप्शन सही हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा बिहार के संदर्भ के अंतर्गत निम्न में से क्या सही है। समावेशी शिक्षा बिहार के संदर्भ में भी टॉपिक पढ़ने हैं, और 7वें इकाई में आपको टोटल जो टॉपिक पढ़ने हैं वह 8 टॉपिक पढ़ने हैं। और जो टोटल 8 यूनिट आपको पढ़ने हैं, इस 8 यूनिट के अंतर्गत
आपको 60 टॉपिक को कवर करने हैं और इन 60 टॉपिकों से आपके परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वह प्रश्नों की संख्या 75 होगी, जो 75 अंक के होंगे। यानी आधे पूरे जो प्रश्न होंगे वह आधे आपके डीएलएड से होंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है डीएलएड। साथ ही टाई ब्रेकर में यदि दो व्यक्तियों का सेम नंबर हो जाता है तो डीएलएड में जिनको अधिक नंबर होगा उनको मेरिट में स्थान दिया जाएगा। इस कारण से डीएलएड और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन 8 यूनिटों के 60 टॉपिक को कवर करने के उद्देश्य से जो यूनिट वाइज मेरे द्वारा यह प्रैक्टिस सेट लाए जा रहे हैं, जिस कड़ी में अभी आप देख रहे हैं 7वें यूनिट का पार्ट 2 देख रहे हैं और 23 नंबर प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पूर्व में भी 22 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और 2020 सीरीज के भी 7-8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। इन सबको आप निश्चित रूप से देखें और जो भी व्याख्या इसमें मेरे द्वारा की गई है, पूर्व के भी सारे यूनिटों में विस्तृत व्याख्या की गई है, उनको आप नोट कर सकते हैं और एक बार उसको आप रिवीजन जरूर अंत में कर लेंगे और सभी प्रश्नों के साथ अन्य प्रश्नों को जो मैं उठा रहा हूं उन सबको देख लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे आप अन्य जिस प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप परीक्षा में ज़रूर आकलन करेंगे कि आपने जो यहाँ से डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल से डीएलएड की तैयारी की है उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा परीक्षा में। क्योंकि टू द टॉपिक सिर्फ मैं उठा रहा हूँ कि जो टॉपिक 60 टॉपिक दिए गए हैं 8 इकाई के, उस टॉपिक को एकदम मैं फॉलो करके चल रहा हूँ। हालांकि बड़े बड़े चैनलों पर जो पढ़ाए जा रहे हैं उसका टॉपिक से बहुत विस्तृत है, यानी सागर में गोता लगवाने वाली बात हो गई है। पूरा सीटेट बीएड डीएलएड सबको उठा के एक साथ रखा जा रहा है, इसलिए आप निश्चिंत होकर इन सभी वीडियो को जरूर देखेंगे, परीक्षा में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है बिहार के संदर्भ में इसके अंतर्गत निम्न में से क्या सही है कि पूर्व में 16 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा होती है। सही बात है। सबसे पहले 8 प्रकार की विकलांगता की जो है की गई थी चर्चा, उसके बाद 16 प्रकार की गई और वर्तमान में 21 प्रकार की दिव्यांगता की चर्चा की गई है। दूसरा है कि देश में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का स्थान प्रथम है, यह सही नहीं है। समावेशी शिक्षा में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है बिहार को। तीसरा है कि 2016 में एक्ट बनाया गया जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्ति के बारे में प्रशिक्षण से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। ए एवं सी सही है। मिस प्रिंटिंग है इस बुक में, ए एवं बी नहीं होगा, ए एवं सी होगा और राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं। 21 नंबर प्रश्न जो है, राष्ट्रीय निःशक्तता नीति में यह लक्ष्य है कि प्रत्येक अक्षम बालक स्कूल तक अवश्य पहुँचे, इसे किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है। तो देखिए वर्ष 2020 तक लक्ष्य रखा गया था कि जो भी अक्षम बालक हैं मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, उन सभी को स्कूलों तक उनकी पहुंच निश्चित हो, 2020 जो है वर्ष निर्धारित किया गया था। 22 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में जो है संविधान के धारा 21A के अंतर्गत समाहित किया गया है। 23 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर के शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो 1986 की हो या वर्तमान की 2020 की एनईपी हो, सब में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होंगे उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और आप सभी शिक्षक हैं, जान रहे हैं कि जब भी ट्रेनिंग इत्यादि होती है, चाहे वह पहले से ट्रेनिंग होते आ रही है या वर्तमान में जो FLN चहक इत्यादि जो भी ट्रेनिंग चल रही है, फोकल शिक्षक की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो भी ट्रेनिंगें होती हैं वह प्राथमिक स्तर के बच्चों को ही ध्यान में रख करके और विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। 24 नंबर प्रश्न है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 जो आया था वह अक्षम व्यक्ति के किस प्रकार की समायोजन की बात करता है। समान अवसर की अधिकार संरक्षण की कि पूर्ण भागीदारी की। तो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 जो है वह इस बात को जोर देता है और इस बात की व्याख्या करता है कि जो अक्षम व्यक्ति हैं, असमर्थ व्यक्ति हैं, उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए,
उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए कई सारी कमेटी, आयोग और संस्थाएं बना दी गई हैं। उनकी भी सभी चीज़ों में पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इन सभी की समायोजन की बात करता है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न को सही क्रम में रखिए। यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको सीरियली सजाना है कि पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो बाधित छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति, बाधित छात्रों का पुनर्वास और बाधित छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो राइट आंसर इसका ए है। पहले 1 होगा, यानी 1 नंबर यह हो गया, 1 नंबर यह हो जाएगा, दूसरे में चौथा नंबर हो जाएगा, और तीसरे में 3 नंबर होगा, और चौथे में 2 नंबर होगा। यानी बाधित छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना, बाधित छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसके बाद हो जाएगा, यह 4 नंबर में होगा, और उसके बाद होगा बाधित छात्रों का पुनर्वास, तब होगा प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 26 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के संबंध में सही तथ्य आपको छांटने हैं। कि जो समावेशी शिक्षा के संबंध में दिया गया है कि इसमें सभी बालक चाहे विशिष्ट हों या सामान्य हो एक साथ पढ़ते हैं, ये सही है। दिव्यांग बालक की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास किया जाता है, ये भी सही है। यह सभी छात्रों के बीच सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त करती है, ये भी सही है। इसमें दिव्यांग छात्रों को अन्य बच्चों के समान ही पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है, यह सही नहीं है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में भी जो कमज़ोर बालक हैं, जो विकलांग बालक हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम में कुछ लचीलापन रखने और उनको मूल्यांकन में भी कुछ छूट देने की बात कही गई है। तो 1, 2, 3 सही होंगे। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया गया है, सी के साथ जाएंगे 1, 2 और यह 4 को सुधार करके आप 3 कर लेंगे। 27 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों तथा कार्यक्रमों को विनियमित किया जाता है। दूसरा है कि एनसीएफ वर्ष 2005 में शिक्षक की भूमिका में एक उत्प्रेरक के रूप में बताया गया है। या सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग व्यक्तियों की दूरस्थ शिक्षा तथा मुफ्त शिक्षा आदि का जो प्रावधान किया गया है, इसमें से कौन सही होंगे, इस सूची को मिलाना है। तो दिए गए ये तीनों जो है तथ्य सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। तो विश्लेषणात्मक समझ सही है, संश्लिष्ट अंतर्दृष्टि होनी चाहिए और प्रतिभाशाली बच्चों में यह पाई जाती है। दक्षताओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग वे करते हैं लेकिन सृजनात्मक पुनर्प्रस्तुति नहीं होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि एक जो है समस्या से ग्रस्त बालक होंगे वह किस प्रकार के बालक होंगे, जिनके पास कोई अनसुलझी समस्या हो, जिसकी कमज़ोर अनुवांशिक हो, या जिसका गृह वातावरण कमज़ोर हो, या जिसके अभिभावक अति संरचनात्मक हों। तो जिसके पास कोई अनसुलझी समस्या होगा, स्वाभाविक है कि समस्या होगा तभी उस बालक को समस्याग्रस्त बालक के श्रेणी में रखा जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता है, उसको किस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो ऐसे कार्यक्रम को एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम नाम दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेंगे कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है। आपको प्रश्नों में ध्यान देना है कि जहाँ नहीं है पूछेगा वहाँ आपको निगेटिव के साथ जाना है, जहाँ है पूछेगा वहाँ पॉजिटिव के साथ जाना है। तो नहीं है तो जो नकारात्मक बातें हैं उनके साथ आपको जाना है। तो विविधता के प्रति सम्मान या समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सकारात्मक बातें हैं, तो यह आंसर नहीं होगा। शून्य अस्वीकृति ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सकारात्मक बातें हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सबके
बातों को, सबके उपस्थिति को स्वीकृत किया जाता है, चाहे वह छात्र हो, छात्राएं हो, सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, किसी धर्म, संप्रदाय, जाति या किसी भी आर्थिक स्थिति के बच्चे हों, सबकी स्वीकृति यहाँ पर प्रदान है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सहयोग की भावना भी होती है। विशेष वर्ग की स्थापना ये नहीं होती है, क्योंकि एक ही वर्ग व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है कि एक साथ सबको शिक्षा देना, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यह तत्व तो नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 1986 है, इसके एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी, इसके लिए किस कमेटी की स्थापना की गई थी? तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसके समीक्षा के लिए 2 कमेटियों का निर्माण किया गया था। एक किया गया था 1990 ईस्वी में किया गया था, जिसका नाम था रामामूर्ति कमेटी। रामामूर्ति कमेटी, इसको याद रखेंगे। और 1986 की ही शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए फिर एक 1992 में भी आपको समिति की स्थापना की गई थी, जिसको हम लोग जनार्दन रेड्डी समिति के नाम से जानते हैं। तो 2 समितियों का निर्माण किया गया था 1986 के शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए। एक 1990 में रामामूर्ति कमेटी और दूसरा जनार्दन रेड्डी समिति 1992। तो यहाँ ऑप्शन में रामामूर्ति कमेटी दिया गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, DLED के इस 7वें यूनिट में भी 8 टॉपिक को आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पार्ट 1 में हमने कुछ को शामिल किया, 2-3 टॉपिक को इसमें शामिल किया। बचे हुए 3-4 टॉपिक जो होंगे वे अगले 1-2 पार्ट में और आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग 8वें यूनिट की ओर रुख करेंगे। परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए मेरा लक्ष्य है कि कम से कम DLED वाले सेक्शन को, जो 75 नंबर की तैयारी के लिए मैंने आपके लिए यह सीरियली यूनिट वाइज शुरू किया है, इसको ज़रूर मैं समाप्त करने का कोशिश करूंगा, ताकि आपका 75 अंक का DLED तैयार हो सके। आगे यदि समय मिल पाएगा तो GK GS की तैयारी के संदर्भ में भी वीडियो लाने की कोशिश होगी। फिलहाल आज के इस 23 नंबर प्रैक्टिस सेट जो यूनिट 7 का पार्ट 2 था, इसके प्रश्नों को हम लोग यहीं विराम देंगे और हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में इसी यूनिट के प्रश्नों के साथ व्याख्या सहित। आप चैनल से निश्चित रूप से यदि अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएंगे, ताकि आगे जो भी प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट या खबर आए, उन सभी से आप अपडेटेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहां आपको सभी अपडेट न्यूज मिलते रहेंगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित। यह श्रृंखला जारी रहेगी आगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अगले प्रैक्टिस के सेट के साथ हम लोग निश्चित रूप से मिलते हैं। तब तक आप जिन माध्यमों से भी पढ़ाई अपनी जारी रखें, उनको जारी रखें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।